पहुंचाने की प्रयास करता है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो केंद्र की सारी पॉलिसीज हैं उनकी उन बातों को सार्थक करती हैं जो बातें उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद जब वो पहली बार पार्लियामेंट गए तो इसी के नाते देश का इतिहास बना के यानी कि जीरो बैलेंस पर भी बैंक अकाउंट खुल गए। नहीं तो ये तो 47 के बाद भी कभी भी खोले जा सकते थे, पर 14 के बाद खुले जीरो बैलेंस पर कि एक गरीब को भी मतलब जरूरी नहीं है कि पैसा है तो आप 1000 रुपया नहीं होगा तो आपका खाता नहीं खुलेगा, वो व्यवस्था उन्होंने खत्म कर दी। फिर अगर मैं देखती हूँ तो देखिए बात तो बड़े बड़े समर्थवान लोगों को भी सरकार की आवश्यकता होती है क्योंकि सरकार उनके माध्यम से भी बनती है और उनके लिए भी काम करती है। पर क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य जो है अंत्योदय का लक्ष्य रहा कि जो हमारी कतार में अंतिम व्यक्ति है जिसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई साधन नहीं है, हम उस तक अपनी सुविधा पहुंचा करके आए। तो अगर इस नाते आप देखें तो बहनों बेटियों का ख्याल रखने के लिए वो गांव की उस अभावग्रस्त महिला की किचन तक पहुंचे कि जहां उन्होंने देखा जी इतना धुआं, अलग से कुछ देखने की चीज नहीं है क्योंकि बचपन उनका भी ऐसे ही गुजरा है और एक माँ और बुजुर्ग दोनों कितने उस धुएं से तकलीफ में होकर के निकलते हैं। तो उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने लगभग बोले इसलिए कि क्योंकि वो इक्का दुक्का कोई गांव मेरी निगाह में छूटा हो तो मेरे को मालूम नहीं, पर लेकिन आज हर गांव में लाइट की व्यवस्था हो गई है। और 47 के बाद से 14 में जो एकदम से बदलाव आया, राजनीति में भी बदलाव आया और सेवाओं और सुविधाओं की मानसिकता में भी बदलाव आया, वो बिल्कुल अलग तरह का था। इसके साथ साथ तो मैं ये Bluetooth mode paired. इसके साथ साथ मैं ये भी बात बोलती हूँ कि दोनों देख लेते थोड़ा फासला इको आ रही है जी, इको आ रही है। बोला जी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वैसे ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए जीवन ज्योति योजना जो कि खास तौर से उन लोगों के लिए बनी कि बहुत सारे हरियाणा और भारत, इसमें ऐसी बात नहीं है कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने जीवन यापन लोगों के घरों में मेहनत करके उनके डोमेस्टिक हेल्प कर करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। मजदूर बहुत हैं भारत में, तो ये लोग जब आते जाते हुए ईश्वर ना करे कि किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उन लोगों को 2 लाख रुपए की राशि तुरंत उसके परिवार को सहायता के रूप में मिल जाए। और थोड़ा सा अगला पॉइंट मैं लेती हूँ तो आयुष्मान भारत भी उन तमाम बीपीएल परिवारों के लिए है जिनको 5 लाख रुपया हेल्थ इश्यूज के लिए मिलता है। और मैं इसके साथ साथ एक बार हरियाणा को भी साथ साथ लेना चाहूंगी कि आयुष्मान भारत की हम बात कर रहे हैं तो आदरणीय 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने का एक योजना थी। इसके साथ साथ जहां भारत में पूरे में गरीबी रेखा का पैमाना 1,20,000 है, वहीं हरियाणा में इसको बढ़ा के 1,80,000 किया गया। और ये जो 60,000 की हमने एक खाई बढ़ा दी है 1,20 से 1,80, तो ये जो 60,000 की खाई बढ़ाई गई है इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा ने नोट छापने की टकसाल लगाई है। टकसाल लगा के थोड़ा ना हम कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उन चीजों को चिन्हित करता है जिसके माध्यम से करप्शन को दूर करने की, मैं फिर आपके बीच में रिपीट करूंगी अपने वर्ड्स, 100% करप्शन दूर हुई नहीं है और हो नहीं सकती। ये भी बात, ये मेरे निजी विचार है, कभी हो नहीं सकती, 100% नहीं हो सकती। लेकिन एक बात बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि जैसा राजा होता है, जैसा प्रधान होता है, तो आपको वहाँ का माहौल लगभग उसके अनुसार मिलता है। आज देश में मोदी जी और प्रदेश में मनोहर जी के राज में मैं कहती हूँ कि करप्शन का जो ग्राफ है इसलिए गिरा है
क्योंकि आज हम देखते हैं ना कि हरियाणा में तो कई लोगों को कभी दफ्तर से दबोच लिया जाता है, कभी कहीं और जहाँ लेन देन हो रहा होता है। तो देखिए, ये बातें इस चीज़ का सूचक है कि सरकार को अगर पता लगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आती है चीज़, तो तुरंत कार्रवाई। और पानी को लेकर के हमारे दोनों ही नेतृत्व, चाहे वो हमारे मोदी जी हैं या मनोहर जी हैं, दोनों ने ही एक जिसे कहते हैं कि जो लोग राजनीति की सत्ता के लोभी होते हैं वो सिर्फ अगले चुनाव के मद्देनजर काम करते हैं, लेकिन जिनके लिए सत्ता सेवा का साधन है और विकास का साधन है तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। ऐसे ही नहीं, मोदी जी ने हर घर में नल हो और हर नल में जल हो का नारा दिया और उसको चरितार्थ करने के लिए पानी का मंत्रालय ही एक प्रकार का अलग बना दिया। और वहीं दूसरी ओर मनोहर जी को भी साथ लूंगी मैं। आदरणीय मनोहर जी ने एक 3 चीजें दी। एक मेरा फसल मेरा ब्यौरा, जो सीधा किसानों से जाके जुड़ता है। एक उन्होंने दिया मेरा पानी मेरी विरासत। आप एक चीज सोचिए कि हमारे यहाँ तो विरासत गिनी जाती थी कितने नोट और कितने प्लॉट, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने नारा ये दे दिया और उसको चरितार्थ भी किया कि मेरा पानी मेरी विरासत। कैसे चरितार्थ किया वो भी मैं बताऊंगी। इसके अलावा ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने धान की खेती पर रोक लगा और ये कहा सबसे किसानों भाइयों से कि आप धान की जगह यदि किसी और चीज की आप किसी और चीज को बीजते हैं, पानी अगर आप किसी और चीज को बीजते हैं तो आपको उसके बदले में कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप जो पुराने थे, मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं तो अनखीर गांव में हम 2 पॉन्ड्स को दोबारा बना रहे हैं और उन दोनों पॉन्ड्स को पानी भी जो है भटकल झील के माध्यम से ही जाने वाला है, हमने उनको कनेक्ट किया। इसके बाद में अगर आप इसी विधानसभा में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भटकल गांव के अंदर एक बहुत बड़ा पॉन्ड है जो बिल्कुल आज भी अभी पूरा साफ नहीं हम कर पाए, लगी हुई है मशीनें, कचरा भरा हुआ है। कचरा निकलेगा, उसकी सफाई होगी, बकायदा ब्रिक्स लगेंगी, पूरा बढ़िया से बैठने लायक तैयार होगा। 1 पॉन्ड, 3 पॉन्ड्स हो गए, एक हम भाकड़ी में बना रहे हैं, तो 4 पॉन्ड तो हमारे यही हो रहे हैं। ऐसे पूरे हरियाणा में माननीय मनोहर जी के माध्यम से और पूरे देश भर में आदरणीय मोदी जी के माध्यम से ये काम चल रहा है। हम लोग आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप वो आईना है जिसमें आप सरकार की सूरत और जनता की मांग और विपक्ष का कटाक्ष, तीनों चीजें आपके माध्यम से आती हैं और मैं उन सब चीजों का स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये चीजें हमें सुधरने का मौका देती हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारी आंख से चीज निकल भी जाती है, लेकिन इस माध्यम से ये हमारे तक पहुंचती है। मैं तमाम जनता का अपनी दिल की गहराइयों से मोदी जी और मनोहर जी दोनों को 9, 8.5 और 9 बराबर ही हैं देने का धन्यवाद करती हूँ। और साथ साथ आप ही के माध्यम बना के मैं ये कहना चाहती हूँ कि विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि एक 9 का आंकड़ा पूरा हो गया। इसके साथ 9+9 अपने आने वाली संतति, जो हमारे बच्चे हैं, आज युवा हैं हमारे, उनके भविष्य को देखते हुए, हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा को देखते हुए, हमारे अगर बात करें तो देखिए कोरोना काल जो हमारा था, कोरोना काल ने भारत को नहीं पूरे विश्व को बहुत बड़े चैलेंज में लाया, पर भारत एकदम से इतना काम किया, भारत ने विदेशों तक अपनी मेडिसिन और वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं भारत ने उस चुनौती में ना केवल अपनों को बचाया बल्कि बाहर तक भी बचा करके आए। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदरणीय कृष्ण पाल जी जब भी बैठते हैं आप लोगों के समक्ष तो वो आपको पूरा हाईवे फरीदाबाद की आपकी जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से लेकर वो आपको होटल हथीन के लास्ट पॉइंट तक ले जाते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि आज हम लोग बहुत कम समय में पहुँच जाते हैं। विकास के जितने मुद्दे हम उठाते हैं, कुछ चीज़ें हमारी पूरी हो चुकी हैं, कुछ हमारी लाइन में है। अभी बहुत जल्दी आपको यूनिवर्सिटी का भी हमारे यहाँ भाकरी का क्लियर हो गया, नक्शा उसका चला गया, पैन कार्ड नंबर कुछ जो एक व्यवस्था के अंतर्गत काम चल रहा है
और मुझे लगता है महीने 2 महीने में जैसे ही वो क्लियर होता है, अप्रूव होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका भी उद्घाटन करेंगे। हमारी विधानसभा में 3 बिजली के सब स्टेशन जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत हमने डिमांड करी थी और उन्होंने हमें दिए, जिसमें 46 सेक्टर का जो बिजली का सब स्टेशन है वो फरीदाबाद का सबसे बड़ा सब स्टेशन है और जो आज फंक्शनल भी है। सेक्टर 21D में अभी वो सब स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। 5-6 महीने के अंतराल में मुझे लगता है वो फंक्शनल हो जाएगा, बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ। एक सब स्टेशन हमने सूरजकुंड, हमारी बड़ी प्राइम लोकेशन है सूरजकुंड, क्योंकि यहाँ जैसा हम जानते हैं मेला भी लगता है और दिल्ली के सटा हुआ होने की वजह से सूरजकुंड में भी एक सब स्टेशन जो है उसकी ज़मीन भी खरीद ली गई है, वो भी जल्दी से उस पर कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे ही ग्रीनफील्ड का भी सब स्टेशन जो है वो भी हमारा अप्रूव, उनसे हमने कुछ डिपार्टमेंट्स ने लेना था, वो भी सारा कुछ डील हो चुकी है, वो भी लगभग रेडी है। तो मैं अगर गिनती चली जाऊंगी तो बहुत सारे, और अपने आप में भटकल का बस स्टैंड जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट का नाम दिया और पहला हरियाणा का बस पोर्ट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना है। और मुझे लगता है कि 47 में फरीदाबाद में लोग पुरुषार्थी समाज वहाँ से इधर आया था और जाहिर सी बात है 47 में आए तो 55-56 में ये बस अड्डा बना होगा। हालांकि बस को खड़े करने की तो कोई ना कोई पॉइंट तो रहा ही होगा, लोगों का दिल्ली आना जाना तो कैसे माध्यम बना होगा, ये चीजें माध्यम बनी होगी। लेकिन इतने वर्षों में इसकी सुनवाई आदरणीय मनोहर जी के राज में हुई। तो ऐसे करके एक काम और है जिसपे मैं खुद को सोचती हूँ कि आप प्रश्न करें, मैं पहले बोल दूँ। हमारा एक काम ऐसा है कि जैसे हमारा भटकल का सब डिवीजन 2017 में हमने शुरू कर दिया था। अब मुझे लगता है वो भी 2-3 महीने के अंदर अंदर हम लोग बिल्डिंग का भी फाउंडेशन स्टोन शुरू करेंगे, बिल्डिंग बनानी भी शुरू करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नाहर सिंह स्टेडियम जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है हमारे लिए भी चैलेंज बन गया वो, तो उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर चुके हैं और 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। कुछ चीज़ों का कारण 2.5 साल का जो हमारा कोरोना का लेबर का यहाँ से जाना और जनता कर्फ्यू बोले या जिसे हम बोले कि बिल्कुल कर्फ्यू का माहौल था, बाहर निकल नहीं सकते थे, तो वो बहुत सारे कारण बने काम को डिले करने के। लेकिन इसमें टेक्निकल रीज़न एक ये भी है कि आज उसकी जो वर्तमान कॉस्टिंग है और जो वर्क ऑर्डर देते वक्त कॉस्टिंग उसमें बहुत बड़ा गैप आता है। दूसरा, जब ज़मीन पे हम काम करने उतरते हैं तब हमें जाकर के पता लगता है, क्योंकि नक्शा तो सीधा बना के एस्टिमेट दे दिया जाता है, लेकिन आज वहाँ जाकर के पता चलता है कि उसकी जो बेस लेग्स है वो कमज़ोर है, हमें वो भी ठीक करनी है। तो आपकी कॉस्टिंग में चेंज आता चला गया। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मीटिंग्स करी हैं, एक और करेंगे तो वो बेहतर मतलब नतीजे पे पहुंचेंगे। ज़्यादा नहीं बताते हुए क्योंकि काम बहुत सारे हैं, मेरा मन तो है मैं आपके साथ साझा करूँ, पर आपके सवाल भी हम लोगों को एक और कि आपका दशहरा ग्राउंड बन रहा है आप लोगों ने, क्योंकि आप सब यहीं भटकल में रहते हैं तो आप ज़रूर देखें भी और वहाँ पर जाकर के बहुत बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। और दशहरा ग्राउंड के जस्ट ऑपोजिट 5 मंजिला बिल्डिंग नगर निगम की बन रही है, जो मुझे लग रहा है कि हम 6 महीने में उद्घाटन कर देंगे। एक फ्लोर उसका नगर निगम को मिलेगा, दूसरा फ्लोर उसका FMDA ऑफिस रहेगा, तीसरा स्मार्ट सिटी को रहेगा, चौथा आपका बस पोर्ट वालों के पास रहेगा। आगे ऊपर के भी 2 फ्लोर हैं, हम जनहित में और प्रशासन हित में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा नहीं पता। सीओ जी, एक सवाल है, आपने अभी कहा कि कृष्णपाल गुर्जर जी ने जो हाईवे दिखाए, हाईवे एक नेशनल प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार, एज ए MP हम जैसे कि हम सबके MP हैं, वो ऐसी परियोजना लेकर आए फरीदाबाद जो कह सके कि मेला है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपकी बात तो बहुत सही भी हो सकती है होगी। आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ
ये जो विकास शब्द है ना, उन्नति और प्रगति शब्द है, ये सतत प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है। हो सकता है जो सड़क सीमा त्रिखा विधायक द्वारा 2015 में बनाई गई हो सकता है कि आज 7-8 साल में, 8.5 साल में हो सकता है उसमें कोई गड्ढा निकल आया हो। मैं ये बात आपकी पूरी करती हूँ कि ये जो जनप्रतिनिधि भी होते हैं, इनकी मानसिकता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कहते हैं जी छोड़ ही दो ना, काम करने की जरूरत नहीं है, आप एंजॉय करें अपनी सीट और अगली टर्म की बारी देखें। लेकिन एक बात तो हम मानेंगे कि ये इनके कार्यकाल में लगातार अधिकारियों को निर्देश देने पर, कंट्रैक्टर्स को पकड़ने पर ये काम समय से हुआ। उन्होंने किसी परियोजना को रद्द नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये परियोजना हमारी थी। हमारी तुम्हारी कुछ नहीं होता, जो है हरियाणा का है और भारत का। व्यक्ति बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी जो कार्यशैली है वो आपको आगे तक जनता तक समर्पित। वही कार्यशैली, वही जो उन्होंने जो उनकी जो आप बात कर रहे हो, उन्होंने जो जवाबदेही तय करी, तो मझावली पुल पे कहाँ चली गई? मझावली पुल अभी बन रहा है, अभी आपकी बात पूरी करती हूँ। हमारा जो मझावली पुल 2 बार लोड टेस्ट होने की वजह से वो रुका है और वो यमुना में उसका मलबा बह चुका है, उसकी कॉस्ट डबल हो गई है। ये जो आप ये वाली बात कह रहे हैं ना, देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। आपकी सवाल में ही आपका जवाब है। अभी वो नितेश जी के वहाँ पर पूरा पुल बह गया ना एक ही झटके में, है ना? वही कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे? नहीं, सेम कॉन्ट्रैक्टर है, वही जो बना रहे हैं वही। अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। ऐसा है कि जैसे पहले पैसे ले रहा था, कोई नहीं, मैं इसको पूरा करती हूँ। देखिए, जनप्रतिनिधि और प्रशासन, मतलब प्रशासन और शासन यदि संवेदनशील है तो तभी वो पहले लोड टेस्टिंग करी गई। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं सारा दिन सड़कों पर रहती हूँ। हमारी एक रोड बन रही है जी, जो हमारा जिम खाना है 21 का, वहाँ से लेके बन रही है सूरजकुंड राउंड अबाउट तक। अब मैं उस रोड के ऊपर चली तो मेरे को 1-2 जगह वो मेरे को धसी सी दिखी, थोड़ी सी खराब दिखी। देखिए 2005 से मैं काउंसलर बनी तो अधिकारियों के साथ और ठेकेदारों के साथ रह करके इतनी तो समझ आ गई मुझे भी कि बारिश और तारकोल आपस में बह रही है। तारकोल का काम यदि बरसात में होगा तो वो कभी मजबूत नहीं होगा। हालांकि काम हमने पहले शुरू किया था अप्रैल में। इस बार प्री मानसून बहुत तेज है। मैंने तुरंत, जैसे मैंने देखा, मैंने तुरंत अपने अधिकारियों को कहा कि इसकी 4 जगह सैंपल टेस्ट करो। भाई इसका काम मुझे ठीक नहीं लग रहा। 20 करोड़ की सड़क है दोनों साइड की, जो सिद्धार्थ आश्रम तक बन चुकी है। तो मैंने कहा जी इसका सैंपल टेस्ट कराओ। उन्होंने मुझे बताया जी 3 जगह होता है। तो मैंने कहा एक चौथा थर्ड पार्टी करा लूं, भाई हमें कहीं और से भी मिले ना। और उस कंट्रैक्टर को भी मैंने बोला। तो ये जो चीज है, प्रशासन और शासन की जिम्मेवारी क्या है? इतनी जिम्मेवारी है कि जो जनता की मांग है। लेकिन उसमें 300 करोड़ टेस्टिंग में बह गए। कौन से में? मझावली पुल में मैंने फाइल 300 के 600 करोड़ हो गए। नहीं, मैंने फाइल मंगाई। मैं एक बारी फाइल मंगाऊंगी और साथ बैठकर मैं उसे भी देखूंगी। एक सवाल और है मैडम, आज की बात करें, फरीदाबाद जो है राजनीतिक तौर पर सबसे सशक्त है आज की डेट में। कौन है? फरीदाबाद अच्छा। एक मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, और फरीदाबाद उद्योग जगत की पहचान थी एशिया में। आज फरीदाबाद को जरूरत है कि कोई यहाँ मदर यूनिट हो, कि हमारे जो सांसद है वो राज्य मंत्री है भारी उद्योग के, क्या वो इतने सक्षम नहीं है कि फरीदाबाद को मदर यूनिट दिला सके? एक अभी रेलवे का वहाँ हम बना रहे हैं ना, नवादा गांव में, पल्ली साइड का, गांव में नवादा ही नाम है शायद उस गांव का, मैं है ना, क्या बोलते हैं, तिगांव नवादा। वहाँ पर एक रेलवे कोच का या रेलवे का कोई एक अभी इन्होंने शुरू किया है। और जो आप मदर यूनिट बोल रहे हैं ना, ये बार बार आवाज उठ रही है हरियाणा के लिए। अभी आपने देखा होगा कि मारुति का सोनीपत में, आप सोनीपत में ही आए। देखो फरीदाबाद के पास बेहतर कनेक्टिविटी है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, उसके बाद जो यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। अब ये बड़कल झील कब भरेगी? विधानसभा की बात बताओ। बड़कल झील नई योजनाएं, जब आप ये घोषणाएं कर रही है, लेकिन
पुरानी भूलते जा रहे हैं। एक बड़खल और NIT को जोड़ने के लिए बाटा से और गुड़गांव को रेलवे का आप लोगों ने DPR सब कुछ तैयार कर दिया था। रेलवे स्टेशन को लेके, मेट्रो स्टेशन को लेके विवाद भी हुआ, काफी चर्चाओं में रहा, लेकिन वो क्यों भूल गए आप लोग? हम किसी मन से अभी तक घोषणा नहीं की हम- आप लोगों ने कि उसको करेंगे, लेकिन नई चीज आपने नहीं, उसको हम भूले नहीं है। ये हमारी जो 2015 की बड़कल विकास रैली थी, तो उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला था कि फरीदाबाद और गुड़गांव ट्विन सिटीज हैं, और ट्विन सिटीज होने के नाते पढ़ाई, दवाई और कमाई तीनों के लिए हम परस्पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, मतलब वातावरण के लिए भी, एटमॉस्फेयर के लिए भी ये अच्छी चीज़ है यदि डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ कम से कम होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी बहुत जल्दी है, लेकिन ख्याल अच्छा है तो इसको हम आगे करेंगे। 17 में ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, और ये जो जितना कुछ दिखाया गया ना कि उसकी DPR बदल दी, ये हो गया। अब ये पहले पलवल वाले मैडम, जुड़ेंगे या तो गुड़गांव से बहुत जुड़ेंगे? सारे शुरू हो गए पलवल में, और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि किसी का एक मेट्रो का कोई निशान भी नहीं लगाया गया। नहीं, अब शुरू होगा। DPR दोबारा बन रही है सिर्फ उसकी। घोषणाएं नहीं, DPR बन रही है। आपको यही मनोहर लाल जी आपको वो वाली ट्रेन अपने हाथों से, जिसे कहते हैं ना, उद्घाटन करके रवाना करते हुए दिखे। 2024 तक मैम पूरा फरीदाबाद अंधेरे में डूबा है। बड़खल विधानसभा भी जितनी हाई मास्क लाइटें हैं रात को बिल्कुल नहीं जलती। आपके घर से 100 मीटर दूर अनखीर चौक की लाइट भी नहीं रात को जलती, जबकि करोड़ों रुपया हर साल का उसका मेंटेनेंस का जाता है। अभी जा नहीं रहा, अब जाना शुरू होगा। अब कंट्रैक्ट हुआ है। कंट्रैक्ट तो डेट चल रही है, डेट नहीं, अब कंट्रैक्ट अभी हुआ है। 6 तारीख से हुआ है। पिछले कुछ साल पहले यहाँ पे ड्राफ्ट मेला लगाया था आपने तब भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और मैंने यहाँ पे एक सवाल पूछा था। इतने साल हो गए, वही सवाल आज आपसे फिर दोबारा पूछ रहा हूँ। इसका मतलब वो समस्या अभी तक हल नहीं हुआ। बताओ। रेलवे रोड के सामने का जो रेलवे स्टेशन के सामने जो रोड है, 9 साल हो गए मैम, उस रोड पे जाना बहुत मुश्किल है। गटर का पानी मैडम जी जानते हमेशा रुका रहता है वहाँ पे। और आपने मेरे को जब ड्राफ्ट मेरा लगा था तब आश्वासन दिया था, उसके बाद मैं पर्सनली भी आपको 3-4 बार कह चुका हूँ। मैं वो समस्या 9 साल में हल नहीं हुई। 2 किलोमीटर का टुकड़ा 9 साल में सरकार हल नहीं कर पाई। गटर का पानी आज भी रुका रहता है। रेलवे और रोड के वो रोड को डबल होना चाहिए, वो आगे जाके डबल जरूर होता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। स्टेशन के सामने वो रोड सिंगल ही है। जो आप बोलते हैं ना, डबल मेरा सवाल आपसे